इसका मतलब खूनी 10 या 11 नंबर के जूते पहनता होगा। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि ये जूता खूनी का ना हो और किसी ऐसे आदमी का हो जो इस बिल्डिंग में रह रहा हो। सचिन वॉचमैन बता रहा था ना, दरवाजे पे ताला लगा रहता है और उस चाबी पे भी साबुन लगा हुआ है। इसका मतलब खूनी ने डुप्लीकेट चाबी बनाई है। ये निशान खूनी का ही होगा। क्या पता चला ऑफिसर? सर उनके ऑफिस ने बताया कि अमन जी कल दिल्ली जाने वाले थे कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो दिल्ली पहुंचे ही नहीं। दिल्ली पहुंचे ही नहीं? हाँ सर, उनकी फ्लाइट की टिकट ही बुक थी, लेकिन वो मुंबई एयरपोर्ट तक ही नहीं पहुंचे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन जी ने ही कविता जी को? कैसी बात कर रही हैं आप? अमन कविता से बहुत प्यार करता था और वो कविता के लिए अपनी जान तक दे सकता था। ऐसी बात है तो फिर अमन गायब क्यों हो गया? बीवी की मौत हो गई और पति लापता? सर मुझे शुरू से ही अमन के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। क्या मतलब? सर, अमन जी शुरू से ही हमारे परिवार के वकील रह चुके हैं। सूरज के माता पिता की मौत के बाद उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं कि जायदाद का बंटवारा कैसे होगा। सर मुझे लगता है अमन के दिल में खोट है, वो खुद ही सारी जायदाद हड़पना चाहता है। और हो सकता है कविता आंटी को सूरज बन के डराने के खेल में उन्हीं का हाथ हो। खैर अमन इसमें शामिल है कि नहीं ये तो हम लोग पता लगा ही लेंगे, लेकिन ये बात तय है कि ये सारा खेल जायदाद की वजह से ही रचा जा रहा है। सूरज अगर बिल्डिंग में आया था तो आसपास जरूर किसी ने देखा होगा। हाँ सर, सामने पान की दुकान है सर। अरे भाई सुनो, आइए साहब, 4 पान लगा देता हूँ। मैडम के लिए मीठा पान, चेरी वाला। अरे नहीं नहीं, पान बाद में खाएंगे, थोड़ी बात कर लेते हैं पहले। हाँ जी, कहिए। अच्छा ये बताइए कि आपकी दुकान कितने बजे तक खुली रहती है? सुबह 9 से रात के 11 बजे तक। क्या आपने इस आदमी को कल इस इलाके में देखा था? अरे आप लोग तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग सीआईडी वाले हैं। ठीक पहचाना आपने? अरे आप तो सचमुच में सीआईडी वाले हैं। देखा था इसको? जी साहब, कल रात को इस आदमी को देखा था। ठीक से याद है तुम्हें? कोई धोखा तो नहीं हो रहा? जी साहब, मेरी नजर 6x6 की है, कभी धोखा नहीं खाती। मतलब सर सूरज जिंदा है? इसका मतलब वो जो जूतों के निशान हमें बिल्डिंग की छत पे मिले थे वो सूरज के थे और उससे नहीं कविता को मारा है। मतलब सर ये जुर्म अमन और सूरज दोनों मिलके कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि कविता जी का खून सूरज ने किया और अमन को जबरदस्ती ले गया अपने साथ। लेकिन सर कविता जी तो सूरज के लिए उनकी माँ की तरह थी, फिर उन्होंने कविता जी को छत से क्यों गिराया? साहब, क्या इस आदमी ने किसी को छत से धक्का दे दिया? शायद किसी का खून किया है इसने। और कुछ जानते हो इस आदमी के बारे में? जी साहब, इसने अपनी कार गलत जगह पार्क की थी। टोइंग वाला आया और कार उठा के लेके चला गया। कहाँ पे पार्क की थी गाड़ी? वहाँ साहब, वहाँ खड़ी थी। XYZ 040925। पता लगा किसके नाम पे रजिस्टर्ड है ये कार? अच्छा वो सर इस सूरज का ठिकाना मिल गया, वरना ये आदमी तो अपनी टो हुई गाड़ी लेने भी नहीं आया। और आता भी कैसे? चोरी की गाड़ी जो थी एक एक कदम फूक फूक के रख रहा है ये सूरज। हाँ सर, और छुपने के लिए भी उसने एक ऐसा ठिकाना चुना जो एक एनआरआई का। हाँ, एक एनआरआई का, एक ऐसा आदमी जो महीनों तक अपनी घर की हालत देखने के लिए आता तक नहीं। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। बोल दो, सुन। इस कमरे में से तो बहुत बुरी तरह से बदबू आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई लाश है। कोई लाश ही सड़ी है इस घर में। ढूंढो, देखो कहाँ पर है वो लाश। सर जल्दी आइए। ये तो रेणु का है। यही है ना वो डॉक्टर जिसने सूरज पर इलाज किया था? ये रेणुका ही है। लेकिन सर इसके नौकर ने तो बताया था कि रेणुका सिंगापुर गई। जरूर रेणुका ने झूठ कहा था अपने नौकर को कि वो सिंगापुर जा रही है। सर ये देखिए, गले पे निशान। ऐसा लगता है किसी तार से गला घोंट के मारा गया है। बिल्कुल पतला सा था और जिस तरह से बदबू आ रही है, जिस तरह से ये लाश सड़ी है, लगता है 2-3 दिन तो हुए हैं इस खून को। सर ये देखिए, उसके हाथ पे भी निशान है। वो इधर
सर ये निशान इस चीज का हो सकता है? ये निशान लगता है किसी रस्सी वस्सी से होते हैं ना निशान, खींचते वक्त वैसे लगते हैं ये निशान। ढूंढो जरा इस कमरे में, जो भी चीज है, जिस चीज से ये निशान बना है, तो यही कहीं मिलना चाहिए। माय गॉड सचिन, ये देखो क्या है यहाँ पर कबर्ड में, डमी। कैरबिनेर और रस्सी भी। सचिन, लगता है रेणुका के हाथ पर जो निशान है ना, शायद इस रस्सी की वजह से ही है, खींचते हुए। ये देखो ऐसे। हाँ सर, लेकिन सर ये सारी की सारी चीजें इस घर में क्या कर रही हैं? क्योंकि ये सब चीजें तो शूटिंग में इस्तेमाल की जाती हैं, हार्नेस बांधने के लिए। याद है सचिन, सूरज के घर की बालकनी के रेलिंग पर बहुत सारी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक जगह पर इतना सा हिस्सा साफ था। जरूर इस रस्सी की वजह से ही होगी वो जगह साफ। मतलब सर ये सूरज का बालकनी से कूदना कविता जी का वहम नहीं था, बल्कि रेणुका और सूरज दोनों की मिलीजुली साजिश थी। बिल्कुल सचिन, ऐसा ही होगा। हुआ ये कि सूरज जब अपने घर में आया तो कविता ने उसे सामने से देख लिया। फिर सूरज और रेणुका ने मिलकर इस डमी को अपनी बालकनी से नीचे फेंक दिया। तब कविता को शायद ऐसे लगा कि सूरज अपनी बालकनी से कूद पड़ा, तो वो अपने पति के साथ नीचे दौड़ कर आई और यहाँ सूरज और रेणुका इस डमी को ऊपर खींचने लगी इस रस्सी से, और इसीलिए खींचने की कोशिश में रस्सी के जख्म के निशान रेणुका के दोनों हाथों पर आ गए। मगर सर ये सारा का सारा प्लान रेणुका और सूरज का था। एक बात समझ में नहीं आई, ऐसी क्या मजबूरी आई सूरज के सामने कि उसे रेणुका को मारना पड़ा? शायद रेणुका सूरज को ब्लैकमेल कर रही थी। डबल गेम। काम करो, इस रेणुका के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, सारे फोन रिकॉर्ड्स, और साथ में ये भी पता लगाओ कि ये डमी, ये कैरबिनेर और ये रस्सी कहां से खरीदे गए थे। पता चलेगा इस पूरे प्लान के पीछे किसका हाथ है। हाँ, सर आपने ठीक कहा था सर, वाकई में रेणुका के कॉल रिकॉर्ड से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया सर। क्या पता चला फोन रिकॉर्ड से? ये देखिए सर, पिछले 1 साल में रेणुका को सबसे ज्यादा कॉल इस नंबर से आया सर, और ये नंबर अमन जी का है। हाँ, सबसे ज्यादा फोन अमन से आए हैं, तो क्या अमन हमसे झूठ बोल रहा है? कहीं अमन भी तो मिला नहीं इसमें? हो सकता है सर, हो सकता है कि अपनी बीवी की मानसिक स्थिति का फायदा उठाया उसने और ये सारा ड्रामा रचा सूरज का, ताकि वो अकेले उसकी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाए। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, वो सूरज जिसे उस पान वाले ने देखा था, वो असली सूरज था या नकली? वो असली भी हो सकता है श्रेया। भले ही सूरज ने होडाला ब्रिज से छलांग लगाई, मगर उसकी लाश कहाँ मिली है किसी को? अब तक किसी को भी उसकी लाश नहीं मिली है। लेकिन सर सूरज को तो काफी लगाव था कविता जी से, तो वो ऐसी हरकत क्यों करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सूरज नकली है? आ गया क्या? ग्रेट वर्क सचिन। पता चल गया उस दुकान का जहां से वो डमी खरीदा गया था। अब पता चलेगा कि असली सूरज कौन था और नकली सूरज कौन। सर हीरोइन की वीक्स तो मैं आपको 20 तरह की भिजवा सकता हूँ सर। आप सुनिए तो सर, पर आपकी एक्ट्रेस इतनी सनकी है, उसे एक भी वीक पसंद नहीं आता सर। हाँ ठीक है, भिजवा तो दूंगा, पर हाँ हर वीक का 1500 रुपया लगेगा डिपॉजिट के तौर पर। मंजूर है? ओके सर। क्या भाई साहब, मेरे लायक भी कोई विग है क्या? क्यों नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, आपकी पर्सनैलिटी को देख के ये विग जचेगा सर। नहीं, मेरे हिसाब से इनके ऊपर ये विग सूट करेगी, और मेरे ऊपर ये वाली, और फ्रेडी तुम्हारे ऊपर ये थोड़े लंबे बाल चाहिए ना, इनके ऊपर ये वाला जचेगा। सर ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ। कौन आया था इनमें से आपके पास? नहीं सर, कोई नहीं आया था सर। ध्यान से देखो, हो सकता है इनमें से कोई आदमी
ये डमी लेने आया हूँ। हाँ सर, ये डमी तो वो आदमी किराए पर लेकर गया था सर, और वापस आ ही नहीं सर। कौन था वो आदमी? सर एक मिनट, मैं देख के बताता हूँ। अब मिल गया, धीरज नाम था उसका सर। सर उस आदमी का नाम भी तो धीरज था ना, जिसने सूरज को ब्रिज से कूदते हुए देखा था। अच्छा भाई साहब, ये उस आदमी के चेहरे पे कोई कटा हुआ निशान था क्या? हाँ सर, ऐसा ही कटा हुआ निशान था सर। तो ये धीरज भी शामिल है इस षड्यंत्र में, अमन और रेणुका के साथ। रेडी, पता लगाओ इस धीरज का मोबाइल इस वक्त कहाँ पे है। अरे वो पिक्चर देखी है मैंने यार, बहुत घटिया है। अरे क्या बात कर रहा है यार, वो पिक्चर इतनी घटिया कैसे हो सकती है? भाई उसका डायरेक्टर जाना माना है और गाने जबरदस्त, एकदम जबरदस्त हैं। कानून के गाने भी बहुत जबरदस्त होते हैं। कानून के गाने? आप लोग अरे अभी गाना शुरू नहीं किया, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो। अरे अब सीधे सीधे बता ना। बताता हूँ। सूरज के ब्रिज से गिरने की मैंने मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि मुझे इस काम के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। 1 लाख रुपए? किसने दिए थे? उसका नाम है क्यों किया तुमने कविता के साथ ये सब? और मुझे यहाँ इस तरह बांध कर तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, ढेर सारा सुकून। ठीक उसी तरह जिस तरह मौत की दुनिया से निकलकर जिंदा लोगों की दुनिया में आकर मिलता है, वो सुकून। बकवास बंद करो। ना तुम कभी मरे थे और ना ही तुम सूरज हो। बहरूपिये हो तुम, बहरूपिये। अरे बाप रे, तुम्हें तो सब पता है। क्या है ना कि इतनी बातें जानना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं कि तुम्हारी सारी तकलीफें मैं दूर कर ही देता हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? हेलो, मैं बोल रहा हूँ, काम हुआ क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि कल 10 बजे तक तुम्हारा काम हो जाएगा। और मेरी पेमेंट कहाँ है? पेमेंट मिल जाएगा तुम्हें। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि मुझे आधे पैसे एडवांस चाहिए और बाकी का काम खत्म होने के बाद। काम करो, पैसा तुम्हें मिल जाएगा। फोन रखो तुम। क्या बात है, इतनी घबराई भी क्यों? कविता, कविता, मैंने उसे वहां देखा था, नीचे नीचे खड़ा था वो। नीचे? कौन? सूरज। सूरज, तुमने अपनी दवाइयां ली? अमन, मैं बीमार नहीं हूँ। मैंने उसे नीचे देखा था। उसकी आंखें उसी मासूमियत से मुझे देख रही थी जैसे पहले देखा करती। सूरज, सूरज तुम वापस आ गए। मैं जानती थी कि तुम आओगे। ये खून? सूरज, सूरज, सूरज! मैंने आवाज भी दी उसे। मेरे इन हाथों से उसे छूना चाहती थी, उसे आशीर्वाद देना चाहती थी, लेकिन जब तक मैं उसके पास पहुंची, वो गायब हो गया। कविता, ये सब तुम्हारा वहम है। मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। मैं जानती थी आपको यकीन नहीं होगा। अरे आप ही क्या, कोई भी मेरा यकीन नहीं करेगा। लेकिन ये बात सिर्फ आज की नहीं है, पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूँ। वहाँ देखिए, देखिए उस घर में। कविता, बस बस। अरे पिछले 1 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता है। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप 5 मिनट रुकिए। वो वहीं आएगा, उसी घर में जरूर आएगा, आपको जरूर दिखेगा वो। ओके, 5 मिनट ना? ठीक है, रुकते हैं 5 मिनट। देखो सूरज, कहाँ हो तुम? लो, हो गए तुम्हारे 5 मिनट। आया सूरज? आया? नहीं ना? प्लीज 5 मिनट और रुकिए, वो जरूर आएगा। बस कविता, बस। अरे अगले आधे घंटे भी यहाँ खड़ी रहोगी ना, तब भी वहाँ सूरज नहीं आएगा। तुम्हारे पास ये सब फजूल की बातों के लिए फुर्सत है, मेरे पास नहीं।
इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। रुकिए तो, वो आएगा, वो जरूर आएगा। अमन, अमन जल्दी आइए, सूरज, वो देखिए सूरज। सूरज, अमन, 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 जल्दी आइए, जल्दी आइए। अरे अमन, सूरज गिर गया। कविता, आइए जल्दी, आइए। वो छत से गिर गया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलिए जल्दी। कविता क्या कर रही हो? अरे सबके सामने तमाशा मत करो प्लीज। अरे हमें सूरज को बचाना है। सूरज, सूरज। क्या हुआ मेम साहब, आप इस तरह चिल्ला क्यों रही हैं? कहाँ है सूरज? सूरज कहाँ गया? कौन सूरज मेम साहब? इस विंग में तो इस नाम के कोई भी साहब नहीं रहते। अमन, अमन मेरा यकीन करिए, सूरज को मैंने ऊपर बालकनी से गिरते हुए देखा था। यहीं गिरा था वो। देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है कोई दिख रहा है? नहीं ना? कविता क्या कर रही हो तुम? मेम साहब जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा मेम साहब। नहीं, ना ही मैंने कोई सपना देखा है और ना ही मेरा ये कोई वहम है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, समझे तुम? कविता बस करो तुम। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज तुम्हारे इस वहम को मैं दूर कर ही देता हूँ। ये इसी मनुष्य फ्लैट से तुमने सूरज को कूदते हुए देखा था ना? यही है ना वो फ्लैट? मैं सच कह रही हूँ अमन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे गिरते हुए। ये लो, अपनी आंखों से देख लो, यहाँ ताला लगा हुआ है। कविता, मैंने तुमसे कहा ना कि ये फ्लैट 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। नहीं साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये घर पिछले 1 साल से बंद ही पड़ा हुआ है। नहीं, ये तुम सबकी चाल है। मेरे साथ ऐसा घिनौना मजाक करके तुम लोग मुझे गलत साबित करना चाहते हो। कविता, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा? हाँ? इसका पता तो अब सीआईडी लगाएगी। तुम भी ना कविता, हद करती हो बस। हमारी किसी की बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। अब सीआईडी को बुलाने की क्या जरूरत थी? कविता जी आप हैं? जी मैं हूँ। आप ही ने हमें फोन करके बुलाया? मैंने किया था आप लोगों को फोन। तो बताइए क्या हुआ यहाँ पर? मैं आपको बताता हूँ सर। कविता आप कौन है? मैं अमन, कविता का पति और सूरज का फैमिली लॉ। सूरज? वही जिसने छलांग लगाकर खुदकुशी की? हाँ वही। कविता जी मैं कह रहा हूँ आपसे, ये फ्लैट पिछले 1 साल से खुला नहीं है। हम आप सीआईडी का वक्त बर्बाद कर रही हैं। वैसे आप कौन है? मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी। सोसाइटी के सेक्रेटरी है? तो फिर सेक्रेटरी साहब, अगर कविता जी ने किसी को छलांग लगाकर खुदकुशी करते हुए देखा है तो उसकी तहकीकात करना हमारा फर्ज है, समझे आप? आप हमारा वक्त बर्बाद करने की चिंता मत कीजिए। फ्लैट कहाँ है बताइए? जी ये चाबी है आपके पास? जी। तो खोलिए। कविता जी आप देख सकते हैं यहाँ सारा सामान ढका हुआ है। कोई यहाँ कैसे आएगा? यहाँ की साफ सफाई तक नहीं हुई है। सेक्रेटरी साहब, आप थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखेंगे और सीआईडी को अपना काम करने दीजिए, ठीक है? जैसा आप ठीक समझे। हाँ तो कविता ये बताइए, कल रात को आपने सूरज को कहाँ पर देखा? जी वहाँ उस बालकनी में। बालकनी? आइए बताइए, सूरज को कहाँ देखा था आपने? यहाँ खड़ा था। यहाँ पर? हाँ जी। और सर ये सब कल की बात नहीं, पिछले कई दिनों से मैं उसे यहीं देख रही हूँ। पर कविता जी ये हो कैसे सकता है? ये फ्लैट को बाहर से ताला लगा हुआ था और ये फ्लैट 6ठे माले पर है। भले ये फ्लैट 6ठे माले पर हो या 7वें माले पर, लेकिन यहाँ पर कोई तो आया था जरूर। कल रात को यहाँ पर कोई था, समझे? पर ये आप इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस रेलिंग पर जो धूल जमी हुई है ना, ये हमें बता रही है। पर ये हो कैसे सकता है? कोई तो आया था यहाँ पे बालकनी में। ये बालकनी की रेलिंग पे ये मिट्टी देख रहे हो? यहाँ पे मिट्टी साफ है। ऐसा लगता है कोई यहाँ पे था जिसने इस रेलिंग के साथ छेड़छाड़ की। अब आप लोगों को मेरी बात पर यकीन हुआ ना सर? देखा अमन, मैं सच कह रही थी। एक मिनट। अगर किसी ने यहाँ से खुदकुशी की होती तो उसकी लाश कहाँ है? और इतने ऊपर से कूदने के बाद जमीन पर गिरते ही उसका सर फटा होगा, खून निकला होगा। जमीन पर ना उसकी लाश मिली, ना जमीन से खून के निशान। और तो और वॉचमैन तो कुछ देखता। अब हम देख लेंगे और पता भी लगा लेंगे
दे, नीचे चलते हैं। आश्रया, कोई खून के निशान दिख रहे हैं क्या? नहीं सर, अब तक तो यहाँ कुछ नहीं मिला है। वॉचमैन, कल रात ड्यूटी पर थे ना तुम? साहब नहीं था। तो फिर तुमने देखा कैसे नहीं किसी को ऊपर से गिरते हुए? साहब रात में मैं ही यहाँ पे बैठा हुआ था, ये मेम साहब अचानक यहाँ आई और बोलने लगी कि सूरज ऊपर से कूद गया। अच्छा एक बात बताओ, कल कोई अनजान आदमी आया था कल रात को यहाँ इस विंग में? नहीं साहब, इस विंग में जो लोग रहते हैं वही लोग आए थे साहब। आप चाहें तो मैं आपको रजिस्टर भी दिखा सकता हूँ साहब। सर, हाँ? सर खून के कोई ट्रेसेस नहीं मिले वहाँ पे। ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को कुछ सबूत मिला है ना बैल्कनी में किसी की मौजूदगी का? मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा यकीन कीजिए। कविता जी, हम आपका पूरा विश्वास कर रहे हैं, आप सच बोल रही हैं। मैं तो सच बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब? शायद ये लोग मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। लेकिन क्यों गलत साबित करना चाहते हैं ये लोग? ऐसा ही है सर, मेरे आने से पहले इन लोगों ने लाश को ठिकाने लगा दिया होगा, खून भी साफ कर दिया होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। कविता, तुम सबके सामने पतंग खड़ा कर रही हो। एक मिनट सर, आप नहीं सर, मैं सच बोल रही हूँ। सर आप मेरी पत्नी की बातों को ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। दरअसल उसका दिमागी इलाज चल रहा है। दिमागी इलाज चल रहा है? क्यों, किस लिए? उसे हेलुसिनेशंस होते हैं सर। उसे ऐसे लगता है जैसे सब लोग उसके खिलाफ हैं। और जिस सूरज की वो बात कर रही है ना, उसकी तो 1 साल पहले मौत हो चुकी है। सूरज की मौत 1 साल पहले हुई थी? जी। अच्छा, और फिर भी इस बात का तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि आपकी पत्नी कविता ने किसी को ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी करते हुए देखा है। एक बात बताइए, सूरज की मौत हुई कैसे थी? सर, सूरज ने फ्लैट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वैसे आप कौन है? मैं सूरज का चचेरा भाई प्रतीक और ये मेरी पत्नी नताशा। एक बात बताइए, सूरज ने आत्महत्या क्यों की? सर सूरज को अपने पिता से बहुत लगाव था और उनकी मौत के बाद उसके पास जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं बचा था। कविता जी, एक बात बताइए, क्या आपने 1 साल पहले सूरज को कूदते हुए देखा था अपने घर से? तभी मैं इस शहर में नहीं थी सर। मेरे वापस आने के बाद मुझे बताया गया था, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हुआ। माँ बाप की मौत हर बच्चों के लिए बहुत बड़ा सदमा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिंदगी का अंत ही कर दो। सर, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सूरज जिंदा था। पिछले कई दिनों से मैं उसे देख रही थी। कविता सर आप यकीन कीजिए सर। बस करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ? चलो घर चलो, तुम्हारे आराम का वक्त हो गया। अमर, मैं सच क्या है? एक्सक्यूज मी सर। सर, चलो मेरे साथ चलो। अमर, मैं सच बोल रही हूँ। सर कविता आंटी को सूरज की मौत का बहुत गहरा सदमा लगा है, इसलिए उसके कूदने का दृश्य उनकी आंखों के सामने बार बार आता रहता है। सर, कविता आंटी की अपनी कोई संतान थी नहीं और वो सूरज को अपने बेटे समान मानती थी। सूरज को हॉस्पिटल कौन ले गया था? मैं, नताशा और अमन अंकल, हम तीनों मिलकर लेकर गए। सर मैं भी था। हाँ, शेखर, सूरज के पिता का बचपन का दोस्त। कौन से हॉस्पिटल ले गए थे सूरज को? सर, सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल। सूरज की मौत 1 साल पहले हुई है, तो पता लगाना पड़ेगा कि लोकल पुलिस स्टेशन का कौन सा ऑफिसर उस केस को देखता था और फिर उससे लेकर सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 16 दिसंबर 2012 की रात थी जब सूरज को इस हॉस्पिटल में लाया गया था। काफी नाजुक हालत थी उसकी, कंधा टूट गया था उसका, सर पे भी गहरी चोट आई थी। लग नहीं रहा था कि वो बचेगा। लग नहीं रहा था? बिल्डिंग से कूद के उसकी मौत हो गई थी ना? मौत? नहीं सर, इस हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने काबिल थे, उन्होंने उसको बचा लिया था। क्या सूरज जिंदा है? नहीं सर, वो मर चुका है। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि डॉक्टरों ने उसे बचा लिया था। सर वो बच गया था और उसके जीने की पूरी तमन्ना खत्म हो चुकी थी। हॉस्पिटल से ऑपरेशन के 3 दिन बाद ही वो हॉस्पिटल से भाग गया और फिर ओडाला के ब्रिज से जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ओडाला ब्रिज? मतलब सूरज की मौत बिल्डिंग से कूदने से नहीं, ओडाला ब्रिज से कूदने से हुई है। मगर सर, सूरज के घर वालों ने हमसे झूठ क्यों कहा? उसका तो पता हम लोग लगा ही लेंगे। पहले जरा उस डॉक्टर से मिलते हैं,
जिसने सूरज की जान बचाई थी। सूरज का ऑपरेशन डॉक्टर रेणुका ने ही किया था। डॉक्टर रेणुका, जरा बुलाइए उन्हें। पर अब डॉक्टर रेणुका इस हॉस्पिटल में काम नहीं करती हैं। काम नहीं करती? क्या मतलब? सर, जिस दिन सूरज हॉस्पिटल से भाग गया था उस दिन डॉक्टर रेणुका भी हॉस्पिटल में आखिरी बार ही दिखी थी। सर, हो सकता है डॉक्टर रेणुका ने ही मदद की हो सूरज की इस हॉस्पिटल से भागने में, क्योंकि इतनी गहरी चोट लगने के बाद कोई आदमी अकेले तो भाग नहीं सकता। ठीक है। जब सूरज का ऑपरेशन हो रहा था तो आप भी थी ना ऑपरेशन थिएटर में? हाँ सर, सूरज का बच पाना तो लगभग असंभव था, मगर डॉक्टर रेणुका ने तो कमाल कर दिखाया। उन्होंने सूरज की जान बचा ली। हॉस्पिटल में सब लोगों ने उनकी तारीफ भी की थी। जब सूरज इतना घायल था तो वो हॉस्पिटल से भागा कैसे? आपके हॉस्पिटल की सिक्योरिटी ठीक नहीं लगता है? पता नहीं सर कैसे भाग गया। डॉक्टर रेणुका ने तो उन्हें नींद का इंजेक्शन भी दिया था। लगभग 3 घंटे तक तो उन्हें होश ही नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आप जरा हमें रेणुका जी के सारे डिटेल्स दीजिए, सारे रिकॉर्ड्स। ओके ओके सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। रेडी? पता करो उस रात सिक्योरिटी में कौन था, लेके आओ। सचिन, आप इनके साथ होडाला ब्रिज जाओ, देखो कहाँ से छलांग मारी थी उस सूरज ने। आइए। आदे? नहीं, अभी तो मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। हाँ, कुछ हैरत अंगेज चीजें पता चली है, मिलके बताता हूँ मैं। ओके ओके, बाय। सर, उस रात ये वॉचमैन ड्यूटी पे था। एक घायल आदमी हॉस्पिटल से भाग गया है? ड्यूटी पे सोते हो क्या? साहब, मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अपने काम से काम रख। ऐसे मैं आपको नहीं जाने दे सकता साहब। मेरे बीच में हट जा वरना तेरी जान ले लूंगा। और साहब ये कहाँ से उठाया आपने? नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकता। ये देखिए साहब, उस चोट का निशान आज तक है। सूरज ने होडाला ब्रिज से कूद के आत्महत्या की और ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई है। कोई तो ऐसा राज है जिस पर वो लोग पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? सूरज की मौत बिल्डिंग से कूदने से नहीं बल्कि होडाला ब्रिज से छलांग लगाने से हुई थी? और इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाई? सिर्फ आप ही से नहीं कविता जी, इतनी बड़ी बात सीआईडी से भी छुपाई गई है। कानून से कोई बात तब छुपाई जाती है जब जुर्म के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही हो। हाँ? ये बात हमने कविता से इसलिए छुपाई थी, हम नहीं चाहते थे कि कविता सूरज के वापस लौटने की झूठी उम्मीद में जिए। जी हाँ सर, मौत बिल्डिंग से कूदकर हुई हो या फिर होडाला ब्रिज से छलांग लगाकर, सच तो ये है कि सूरज अब कभी भी लौटकर वापस हमारी जिंदगी में नहीं है। माना सूरज ने होडाला ब्रिज से नीचे छलांग लगाई, मगर किसी को उसकी लाश मिली? तो आप लोग इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि सूरज मर चुका है? मैं जानती थी कि सूरज जिंदा है और वो वापस जरूर आएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, वो वापस आएगा। इसीलिए हमने ये बात कविता से छुपाई, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सूरज की वापसी की झूठी आस में बंधी रहे। अब आपने इसे सब कुछ सच सच बताकर इस बेचारे की बची कुची जिंदगी में भी जहर घोल दिया। तुम मेरे पति नहीं हो, दुश्मन है दुश्मन। तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती, मेरा सुख तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। बोलो, ये छुपाया था मुझसे, हमें छोड़ेंगे। कविता जी संभालिए। छोड़िए। अब तो खुश है ना आप लोग हमारे घर में झगड़ा लगाकर? आपके घर के झगड़े से ज्यादा जरूरी फिलहाल हमें यह जानना है सूरज जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा नहीं है तो फिर कौन है वो आदमी जो नकली सूरज बनकर ये खेल खेल रहा है? अच्छा, ये है डॉक्टर रेणुका, इसने बचाया सूरज को। हाँ सर, इनके घर पे पूछताछ करने पे इनके नौकर ने बताया कि हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ने के 1 हफ्ते बाद ये सिंगापुर चली गई थी। हॉस्पिटल से नौकरी छोड़ने के बाद ये सिंगापुर चली गई, तो फिर कभी ना कभी तो वापस आती होगी। नहीं सर, वापस आना तो दूर की बात है, इन्होंने एक फोन तक नहीं किया। अरे, एक फोन तक नहीं किया? बड़ी अजीब बात है। कोई अपना घर नौकर पर सौंप जाता है तो कभी ना कभी फोन करके पूछताछ तो करता है घर की हालत के बारे में। हाँ सर, पर इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। और सर, नौकरों की पगार हर महीने सीधे उनके अकाउंट्स में डाल दी जाती है, वो भी कैश। नहीं, कुछ और ही चक्कर है, कुछ और ही चक्कर है ये। सर, ये धीरज, इन्होंने सूरज को होडाला ब्रिज से कूदते हुए देखा था 1 साल। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो सूरज ही था?
जी सर, पुलिस ने उस वक्त उसकी फोटो दिखाई थी, वही सूरज था। क्या यही था वो? हैं? जी सर, यही सूरज था। अगर तुमने सूरज को ब्रिज से कूदते हुए देखा तो तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रोका क्यों नहीं उसे? सर मुझे नहीं मालूम था कि ये कूदने वाला है। मैंने समझा कि बस यूं ही टहलने के लिए आया होगा। जब तक मैं कुछ समझ पाता, इन्होंने वहां से छलांग लगा दी। कब हुआ ये? सर रात तकरीबन 1 बजे की। रात के 1 बजे? तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के 1 बजे आप वहां क्या कर रहे थे उडाला ब्रिज पर? सर वो क्या है ना कि मैं एक लेखक हूँ। जब कभी कहानी लिखते लिखते अटक जाता हूँ तो वहाँ टहलने के लिए निकल पड़ता हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कोई नई प्रेरणा मिल जाए। लेकिन जब से ये हादसा हुआ है ना सर, मैंने उस ब्रिज पे जाना बंद कर दिया है। वैसे आप लिखते क्या है? सर मैं उपन्यास लिखता हूँ, नोवेल्स। ठीक है धीरज, थैंक यू वेरी मच। तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सर ये उडाला ब्रिज के नीचे के पानी का बहाव बहुत तेज है सर। अगर कोई भी आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो उसका बचना अब नामुमकिन है सर। और तो और सर, पुलिस वालों ने उस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन करवाई थी गोताखोरों से, लेकिन सूरज की लाश नहीं मिली थी सर। हो सकता है कि तेज बहाव की वजह से वो सूरज को ढूंढ नहीं पाए होंगे, या फिर किसी न किसी वजह से सूरज डूबने से बच गया। सर अगर ये सूरज बच गया है तो सिर्फ कविता जी को क्यों दिखाई देता है? अमन जी या बाकी लोगों को क्यों नहीं? वही तो, अगर ये बच गए तो सिर्फ कविता को ही कैसे दिखता है, और किसी को क्यों नहीं दिखता? नहीं 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 नहीं, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि अगर ये बच गया तो सबके सामने क्यों नहीं आता है? सर शायद ये कविता जी का कोई वहम है। नहीं 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 निखिल, ये कोई वहम नहीं है, कोई वहम नहीं है। अगर ये कविता जी का वहम होता तो वे सूरज की घर की बालकनी के रेलिंग पर जो धूल जमा हुई थी उसमें से इतना सा हिस्सा ही साफ कैसे मिला हमको? इतना सा हिस्सा साफ कैसे मिला? उसका एक ही मतलब है कि कोई ना कोई तो था सूरज के घर में, कोई ना कोई तो गया था सूरज के घर में जिसे कविता ने देख लिया। मगर कौन गया था सूरज के घर में? है कौन ये? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन है? सूरज, सूरज, आज सबके मुंह पे ताला लग जाए। हैं? सूरज, अब कहाँ चले गए? सूरज कहाँ? सूरज बंद करो ये मजाक, कहाँ हो तुम? सूरज आ जाओ अभी। सूरज मेरी आंखें तरस गई है तुम्हें देखने के लिए। सूरज, सूरज कहाँ हो सूरज तुम? सूरज, सूरज। कविता आंटी, सूरज तुम ऊपर जा रहे हो ना? आप ठीक हो ना? मुझे तुम्हारे कदमों की आवाज आ रही है। सूरज रुक जाओ। आप ऊपर क्यों जा रही हो? सूरज रुक जाओ, रुक जाओ सूरज। कविता आंटी इस वक्त आप छत पर क्यों जा रही है? सूरज, सुना ही नहीं होगा। सूरज, सूरज मैं जानती हूँ कि तुम छत पर आके छिपे हो। देखो अब अच्छे बच्चे की तरह वापस आ जाओ। अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो सूरज। कहाँ हो तुम? अब अगर तुम 5 गिनने तक बाहर नहीं आए ना, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। 1, 2, 3, 4। बातें जानना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सारी तकलीफें मैं दूर कर ही देता हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? रुक जाओ जतिन।
इसकी टिकट काटने से पहले इसे देख लेने दो कि ये सारा खेल किसका रचा हुआ है। तुम? हाँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस सब के पीछे तुम हो। तुम्हारे सोचने की शक्ति वैसे भी कभी कुछ खास रही नहीं, और अब अपने जीवन के आखिरी पलों में अपने दिमाग पर जोर डालना बंद करो। हम ही सब कुछ आपको बता देते हैं। क्यों जतिन? क्या है ना कि तुम्हारे मरने के बाद मैं कोर्ट जाऊंगा, सूरज बनकर सरकारी कागजों पर दस्तखत करूंगा। फिर क्या है, सारी जायदाद हमारी। क्यों बॉस? अरे तुम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए थी तो मुझसे पहले ही कहते थे। कविता की जान लेने की क्या जरूरत थी? बहुत अफसोस है कविता की मौत का। जतिन, चलो अब देर मत करो, इसे भी भेज दो कविता के पास, भेज दो। जस्ट बॉस। सब कुछ सुन लिया हम लोगों ने। अगर बाकी मुजरिम भी आप लोगों की तरह अपना जुर्म अपने आप कबूल कर लें तो सीआईडी का काम काफी आसान हो जाएगा। क्यों शेखर जी, आपका क्या कहना है? अरे रे 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 रे, इतने भयानक मुजरिम को इतने आसानी से नहीं भागने देंगे हम लोग। क्यों किया ये सब? सूरज को उसके पिता से बहुत लगाव था, और उसकी मौत के बाद उसके जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके दिमाग में आत्महत्या करने के ख्याल पनपने लगे। इसलिए तुमने सोचा कि सूरज को तो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धुल लिया जाए, उसकी प्रॉपर्टी हथिया ली जाए। हाँ, इसीलिए जब पहली बार सूरज ने बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की तो तुरंत मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया, ताकि किसी तरह से भी उसकी जान बच जाए और वो अपनी सारी दौलत मेरे नाम कर दे। और जैसे ही रेणुका को पता चला कि करोड़ों रुपए तुम्हारे हाथ लग गए तो उसने अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया तुमसे। हाँ, लेकिन गड़बड़ तब हुई जब वो दोबारा हॉस्पिटल से भाग गया। मैंने और रेणुका ने बहुत ढूंढा उसे, और तब हमने देखा कि सूरज, सूरज नहीं, सूरज मेरा पीछा मत करो, मेरे पीछे मत आओ, मेरा मर जाना है, ठीक है? नहीं, मुझे दोबारा बचाने की कोशिश मत करो। नहीं सूरज, ऐसा बर्ताव मत करो। किसी एक आदमी चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। वो मेरे पापा थे। पापा, तुम लोग क्या समझोगे मेरे पापा के बारे में? नहीं सूरज, नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे अगर तुम दोनों में से किसी ने भी कूदने से रोका तो मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपना क्या सूरज को तुमने मार डाला? जानबूझकर नहीं मारा, गलती से गोली चल गई थी, और फिर उसकी लाश को हमने नीमवाड़ी के जंगल में दफना दी। और फिर धीरज को तुमने अपना झूठा गवाह बना लिया ताकि कानून को गुमराह कर सको। हाँ, और जब हमें जतिन मिला जो सूरज का हम शक्ल था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुदरत यही चाहती है कि मैं करोड़ों का मालिक बनूं, वरना ऐसा संयोग क्यों होता? कुछ संयोग इसलिए होते हैं कि ताकि अपराधियों को उनके किए हुए की सजा मिल सके। तुम दोनों फांसी की तैयारी करो, फांसी होगी तुमको, फांसी।